अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड है कि हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन है क्या, ये इस्टेब्लिश कब हुई, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और इसमें जो है इसको चैलेंजेस का कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन क्या है, और फिर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। तो इसका जो अगर हम मेन फाउंडिंग जो ट्रीटी की बात करें तो मैस्ट्रिचिट ट्रीटी है, वो जो 1993 में होती है। मैस्ट्रिचिट ट्रीटी 1 नवंबर 1993 में होती है। अब इसके हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर जाएं, तो ये बहुत से ट्रीटीज़ जो थी उनके ऊपर जो है बिल्ड होने उनकी जो एवोल्यूशन के बाद एक ट्रीटी के बाद दूसरी ट्रीटी आई, फिर जो है मैस्ट्रिचिट ट्रीटी आती है, फिर फाइनली जो है ये यूरोपियन यूनियन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर अगर हम बात करें, सबसे पहली जो एक डिक्लेरेशन आती है उसका नाम है डिक्लेरेशन आता है उसका नाम है शूमैन डिक्लेरेशन। शूमैन डिक्लेरेशन जो है, शूमैन डिक्लेरेशन 1950 के अंदर आता है। ये फ्रांस और जर्मनी का एक रिकॉन्सिलिएशन जो है एक डिक्लेरेशन था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप जो था डिवास्टेट हो चुका था। तो फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि हम एक डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोलैबोरेट करेंगे और आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में किसी भी जंग या जो लड़ाई से हम अपने आप को महफूज कर लेंगे, बल्कि हम अपने दरमियान जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब इसके अलावा जो है ECSC एक कंपनी है जिसका नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी, जो है 1952 को इस्टेब्लिश होती है। इसका मकसद जो होता था पहले इनिशियली जो है कोल और स्टील की फ्री ट्रेड करना, आपस में जो है इन्होंने अपने ममालिक ने ट्रेड स्टार्ट की। उसको उसकी कामयाबी देखते हुए दूसरे ममालिक ने भी इनको ज्वाइन किया। जिन ममालिक ने इनको ज्वाइन किया उनमें बेल्जियम है, इटली है, लग्जमबर्ग है, और इनके दरमियान जो है डिफरेंट रिसोर्सेज की जो फ्री ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल या ओरिजिन में हमने फिर कहा कि ट्रीटी ऑफ रोम पे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि शूमैन डिक्लेरेशन, ECSC, फिर ट्रीटी ऑफ रोम होती है 1957 में। इसके अंदर जो है फर्दर इन्हांसमेंट होती है, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च होते हैं। इसके अलावा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है इसके बाद, जिसको EEC कहते हैं, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी जो है इस्टेब्लिश होती है, जिसको यूरोटॉम भी कहा जाता है। मतलब ट्रीटी ऑफ रोम के बाद ये तीन जो चीज़ें होती हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनती है, यूरोटॉम जिसको कहते हैं, और फर्दर इन्हांसमेंट होती है एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। अब हम बात करें अगर, तो उसके बाद होती है मर्जर ट्रीटी। मर्जर ट्रीटी होती है 1965 में। अब इसमें क्या होता है कि कंबाइन कर दिया जाता है ECSC को और यूरोटॉम को और EEC को, और एक सिंगल जो कमीशन है उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसको हम यूरोपियन कमीशन कहते हैं, और सिंगल यूरोपियन एक्ट बना दिया जाता है 1986 में, और सिंगल मार्केट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है। अब अगर हम बात कर लें इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसके अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पहले हम उससे पहले हम मैस्ट्रिचिट ट्रीटी पे बात कर लेते हैं। मैस्ट्रिचिट ट्रीटी में जो है बर्थ ऑफ यूरोपियन यूनियन जो होती है, हमने कहा कि फाइनल एक जो ट्रीटी होती है जिसमें जो बर्थ ऑफ यूरोपियन यूनियन होती है। अब यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो हैं उसके 3 पिलर्स होते हैं। उसके अंदर यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो हैं इस्टेब्लिश की जाती हैं, फॉरेन जो सिक्योरिटी पॉलिसी है और वो एक बनाई जाती है, कोऑपरेशन इन जस्टिस एंड होम अफेयर्स जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये इसके मेन पिलर्स थे मैस्ट्रिचिट ट्रीटी की, और इससे बर्थ होती है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो है, इसके अलावा जो कॉमन एंड फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी और कोऑपरेशन इन जस्टिस एंड होम अफेयर्स स्टार्ट हो जाती है इस ट्रीटी के बाद। अब हम जो है मज़ीद अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें, तो जिस तरह हमने बात की कि ये ट्रीटीज़ की एवोल्यूशन के बाद फाइनली यूरोपियन यूनियन जो है अपनी असल हालत में आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है, द काउंसिल है,
यूरोपियन पार्लियामेंट है। अगर हम यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो इसका मकसद है कोऑर्डिनेशन ऑफ यूरोपियन पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़। जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो पॉलिसीज़ या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, मीटिंग्स वगैरह को, समिट्स वगैरह को जो है वो कंडक्ट करवाना। यूरोपियन कमीशन की बात करें तो इसके 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन कमीशन के 27 मेंबर्स हैं और इसका काम लेजिस्लेशन है, पॉलिसी फॉर्मेशन है, फार्मूलेशन वगैरह है, और जो स्ट्रक्चर वगैरह है यूरोपियन यूनियन का, तो ये यूरोपियन कमीशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाते हैं। द काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद 27 है, और ये भी क्या करते हैं, लॉ को पास करते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है चौथा जो इसका ऑर्गन है, यूरोपियन पार्लियामेंट। इसकी जो कंपोजिशन की बात करें तो 785 जो इसके अंदर मेंबर्स हैं, और इसके अलावा जो बजट वगैरह है इसके ऊपर जो है डिबेट है, या जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह हैं ये इनको पार्लियामेंट ये देखता है, इसका यूरोपियन पार्लियामेंट देखता है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये ट्रीटीज़ या केसेस वगैरह हैं इन कंट्रीज़ के दरमियान जो चल रहे हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको उनके ऊपर फैसले सुनाना। और इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देखता है, और एक करेंसी जो है जिसको हम क्या कहते हैं यूरो, उस तमाम ममालिक के अंदर जो है वो एक ही करेंसी जो है वो लागू है, या उसी करेंसी को सब ममालिक इस्तेमाल करते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब हम अगर बात करें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, तो यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन है, मतलब ये ममालिक इकोनॉमिकली भी इंटीग्रेटेड है, सोशली भी इंटीग्रेटेड है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम देख सकते हैं कि इन ममालिक में सिंगल मार्केट पाई जाती है, इकोनॉमिक जो है मॉनेटरी यूनिट यहाँ पे मौजूद है, कस्टम यूनियन है। अब अगर हम सिंगल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इनके दरमियान, एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स, मतलब यहाँ पे कोई टैरिफ्स वगैरह या नॉन टैरिफ्स नहीं है एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर आप जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसके अलावा जो है सिंगल डिजिटल गेटवे है, गुड्स जो बैरियर्स या ट्रेड के जो है या पब्लिक प्रो करेंसीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो भी बैरियर्स हैं यहाँ पे नहीं है जो दूसरे ममालिक के साथ होते हैं। इसके अलावा जो है हमने बात की इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनिट है जो क्या करता है, जो इस मुख्तलिफ तरह के एम्स और जो बॉडीज़ हैं उनको जो है सुपरवाइज़ करता है। कस्टम यूनियंस की बात करें तो ये जो गुड्स एंड के ऊपर जो कस्टम या जो टैक्सेस वगैरह हैं इनको देखता है, पॉलिसी एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वगैरह को देखता है। आगे अगर हम बात करें तो इस यूरोपियन यूनियन के अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन में यूरोपियन एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है, यूरोपियन एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा यूरोपियन हेल्थ पॉलिसी आ जाती है, यूरोपियन जो है सोशल राइट्स आ जाती हैं, ट्रीटी ऑफ लिस्बन एंड सोशल पॉलिसी आ जाती है। यूरोपियन एजुकेशनल पॉलिसी में देखें तो ये इसके डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जो करंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करना, इसके अलावा जो है मतलब मॉडर्न जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो इनकलकेट करना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। मज़ीद अगर हम बात करें तो हेल्थ पॉलिसी में हमें ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम नज़र आती है, इसका आर्टिकल 152 जो है वो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता है। यूरोपियन जो सोशल राइट्स की बात करें तो 20 की प्रिंसिपल्स हैं और जो राइट्स हैं इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ लिस्बन और सोशल पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर सोशल पॉलिसी जो है सोशल जो मामलात हैं इनका क्लियरली इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है इसके रिलेटेड यहाँ पे मेंशन है, कम्युनिटी ट्रीटीज़ इसके अंदर मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन को कौन कौन से जो चैलेंजेस का सामना है। अब अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, इसमें यूरो डेट क्राइसिस 2009 इसकी एग्जांपल है, ब्रेक्सिट इसकी एग्जांपल है, इटली का केस इसके अंदर एग्जांपल है। यूरो डेट क्राइसिस देख लें 2009 का जो केस है, वीक इकोनॉमीज़ जो थी, वीक इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिसमें PIIGS जो कंट्रीज़ थी, पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है, इनको जो है बहुत बुरी तरह से धचका लगता है और जो इनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। ब्रेक्सिट का एक केस चलता है 2015 में, क्योंकि इकोनॉमिक कंसर्न्स की वजह से ब्रेक्सिट हमने देख लिया कि यूके यहाँ से निकल गया है। और इसके अलावा इटली का केस जो है 2018 में आता है कि वो न्यू कोलिशन गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप्स, मतलब जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है सोवरन जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा होकर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें। तो ये इसके चैलेंजेस में जो है यूरोपियन यूनियन के चैलेंजेस में आ जाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसको
लीव करना चाहते हैं और कुछ ममालिक को छोड़ भी गए हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल कोट की यूके की। आगे अगर हम बात करें तो जो है सेप्टिसिज्म जो है, उसमें जो है यूरोसेप्टिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसके एंटी यूरोपियन यूनियन है, उसमें यूरोपियन पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन आ जाता है, जिसमें हार्ड यूरोसेप्टिसिज्म आ जाता है, सॉफ्ट यूरो सेप्टिसिज्म आ जाता है। इसके अलावा जो है एजेंडास की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वो चाहते हैं, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पॉपुलिस्ट पार्टीज़ जो हैं इसको एंटी जो यूरोपियन यूनियन एजेंडाज है उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उसको यूज़ कर रही हैं। इटली में एक जो मूवमेंट है 5 स्टार चल रही है, जर्मनी के अंदर AFD है, फ्रांस के अंदर नेशनल फ्रंट है, स्पेन के अंदर वॉक्स है, ऑस्ट्रिया के अंदर फ्रीडम जो है पार्टी है, इटली में 5 स्टार और जर्मनी में AFD है। तो ये इन जो यूरोपियन यूनियन है उसको जो है चैलेंज कर रहे हैं। आगे अगर हम बात कर लें मज़ीद तो डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ़ लॉ की बात कर लेते हैं। उसमें पोलैंड का केस है कि इंक्रीज़्ड गवर्नमेंट जो है कंट्रोल, और इसके अलावा हंगरी का केस है कि पावर सेंट्रलाइजेशन अराउंड द गवर्नमेंट। तो मतलब जो है यूरोपियन जो यूरोपियन यूनियन की कंसर्न है आर्टिकल 7 के अंदर मेंशन है। तो ये इन जो 2 केसेस के अंदर जो हैं अपने एक्टिव रोल प्ले करने में जो है नाकाम रहे हैं, और जिसकी वजह से ये भी एक चैलेंज के तौर पे इनके सामने है, यूरोपियन यूनियन के सामने है। इसके अलावा माइग्रेशन प्रेशर है, सोशल इंटीग्रेशन चैलेंजेस हैं कि जैसे कि अभी रिसेंट ये इंसिडेंट हुआ है बोट जो ट्रेजिडी हुई जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से इमिग्रेंट्स वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। तो ये जो है माइग्रेशन का चैलेंज भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये यूरोपियन यूनियन के चैलेंजेस है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। अब यूरोपियन सिक्योरिटी कंसर्न में अगर बात करें तो टेररिज्म आ जाता है। इसके अलावा जो है मतलब टेररिज्म में जो काउंटरिंग इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा इरेगुलर इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ तरह के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये भी इसके चैलेंजेस में आ जाती हैं। इसके अलावा मैनेजिंग रिसर्चिंग रशिया एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, रशिया की तरफ से भी थ्रेट है, तो उसको वो भी एक चैलेंज के तौर पे उसके सामने आ रहा है। आगे अगर हम बात करें इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर दें। मतलब ये है कि जो यहाँ पे कमज़ोर ममालिक हैं उनको भी क्या किया जाए, उनको भी जो है इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको भी जो है वो वाले सोवरेन राइट्स दिए जाएँ जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज़ को हैं। माइग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए भी जो है प्रॉपर सर्वेलेंस होनी चाहिए, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि जो है इनके साथ डील किया जा सके। अब आगे अगर हम बात करें तो हम ये क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं इकोनॉमीज़ को और मॉनेटरी यूनियन को। इसके अलावा जो है ये क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को जो है ये मतलब इंक्रीज़ करके जो है पॉपुलिस्ट जो राइज़ हैं उसको जो है काउंटर कर सकते हैं। माइग्रेशन प्रॉब्लम्स को जो है उसमें ये बर्डन शेयरिंग के ज़रिए से डेवलपिंग कंट्रीज़ की सपोर्ट करके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ज़रिए से जो है इस प्रॉब्लम से ये क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान जो है कि जो 14 to 15% जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के अंदर होती है। अगर हम बायलैटरल ट्रेड की जो पार्टनर की बात करें तो कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान 2004 के अंदर होता है, इंगेजमेंट प्लान 2012 में होता है, GSP प्लस स्टेटस जो है जो मेन फोकस है, जनरलाइज स्कीम ऑफ जो परफॉर्मेंस है। GSP है क्या, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या है। अब इसमें जो है 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है इसके ऊपर पूरा उतरना पड़ता है जो है GSP प्लस स्टेटस हासिल करने के लिए। इसमें ह्यूमन एंड लेबर राइट्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन आ जाती है, गुड गवर्नेंस आ जाती है। GSP प्लस स्टेटस अगर आपके पास है तो आपको यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करने में आसानी होती है, और जो है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में ज़्यादा आती है, और इससे जो है आपके मुल्क की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये था यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की, इसके ऑर्गन्स की बात की, यूरोपियन काउंसिल क्या है, यूरोपियन कमीशन क्या है, उसके अलावा शुमन डिक्लेरेशन की बात की हमने, रोम ट्रीटी की बात की, इसके अलावा मैस्ट्रिच ट्रीटी की बात की, यूरोपियन पार्लियामेंट की बात की। अब इसके अलावा इंटीग्रेशन पे बात की, किस तरह सोशल इंटीग्रेशन है या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यूरोसेप्टिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है किस तरह इसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ पे बात की कि कौन कौन से, इसके अलावा चैलेंजेस की बात की, वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक क्या है, फिर हमने उस टॉपिक को कंक्लूड कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन। होप सो आपको यूरोपियन यूनियन समझ आ गया होगा। थैंक यू।